जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं बात करने वाला हूँ कि यूपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पे सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं। न्यू बिगनरों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो ये होने वाला है। और इससे पहले प्लेलिस्ट के अंतर्गत पे मैंने प्री का जो सिलेबस है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो सीसेट का होता है, एक वीडियो के अंतर्गत पर पूरा रिलेट कर दिया है कि कैसे टॉपिक है एग्जामिनर आपको प्री के अंतर्गत से पूछेगा। काफ़ी आसान शब्दों में लास्ट में बुक लिस्ट भी प्रोवाइड किया कि कौन कौन से बुक आपको पढ़नी है उसके लिए और कौन से बुक आपको मार्केट से लेनी है। पूरा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपको मददगार साबित होगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं या उत्तर प्रदेश से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यदि न्यू बिगनर है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं बता देता हूँ कि मैं बात करने वाला हूँ जो यहाँ पर सामान्य जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। डे फर्स्ट के दिन में जब मेन्स के पेपर होते हैं तो एक दिन के अंतर्गत 3-3 घंटे के शिफ्ट में 1-2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, फिर दूसरा शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर शाम तक 3 घंटे का जो एवरेज निकलता है, 3 बजे से मतलब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। जैसे सामान्य हिंदी का पेपर होगा तो आपका ये मान के चले कि 9 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक हो गया, फिर उसके बाद में 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा, फिर 2 बजे के बाद से 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका क्या होगा, दूसरा ऐसे राइटिंग में से पेपर शिफ्ट चलते रहते हैं। एक दिन के 2 पेपर होते हैं। कैसे क्या चीज़ होना है, मैं आज इन 2 पेपरों का सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो थोड़ा सा एक चीज़ ये चीज़ देख लो कि इसके अंतर्गत में मेंस में उत्तर प्रदेश पीएससी में कितने सिलेबस होते हैं न्यू बिगिनरों के लिए। देखिए, इसके अंतर्गत पर टोटल 8 पेपर होती है। मेंस के अंतर्गत पर कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर होते हैं। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 2 पेपर, 8 में से 2 पेपर, एक पेपर हिंदी का होता है। किसका होता है? एक पेपर हिंदी का होता है, एक निबंध ऐसे राइटिंग का। फिर उसके बाद में जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके ऐसे बटा रहता है। ठीक है, और इसके बाद में मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर सामान्य हिंदी है 150 नंबरों का आपका ये पेपर होता है और ऐसे राइटिंग भी 150 नंबर का होता है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाके देखिए कि मैंने एक पूरा जो यूपी पीएससी 2023 के सारे मेंस के पेपर हैं उन पेपरों को प्रोवाइड किया है कम टाइम के अंतर्गत पर क्या क्वेश्चन है पूछी गई थी, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला और काफ़ी अच्छा भी है आपको समझाने के लिए। इससे पहले मैंने पेपर प्रोवाइड किया 2023 के लिए न्यू बिगिनरों के लिए, और उसके बाद अब मैं आपको 2024 के लिए प्री और मेंस के सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में रिलेट करते हुए, क्योंकि मैंने पेपर देखा जिस प्रकार से क्वेश्चन है पूछे तो काफ़ी अच्छा पेपर 2023 के अंतर्गत मेंस लिखने के लिए पूछा गया था। जब आप दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी, आपको हार्ड भी नहीं लगेगा, आप प्रिपरेशन के बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे और रफली जो आपको कंटेंट है वो पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो पड़ेगी। ठीक है ना, इसीलिए आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता कि आप रफली कंटेंट पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि उसके बाद में जीएस के जो सारे पेपर होते हैं तो वो पेपर है यहाँ पर आपको 200-200 मार्क्स का आपका हो जाता है। यहाँ पर दोनों 200 अंक जैसे कि आपको दिख रहा होगा। पहले क्या था कि जो ये पेपर है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 7th और 8th नंबर में जो दिख रहा है आपका, अगर बात करेंगे तो ये 5वां जीएस का पेपर 5वां और 6वां हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके इंक्लूड करना। पेपर 5 और 6 हो गए, 6 पेपर जीएस के पेपर होते हैं और एक ऐसे राइटिंग का हो गया और एक क्या हो गया, हिंदी ग्रामर का मेंस में हो गया। तो 8 पेपर आपकी होगी। तो यहाँ पर जो 7th और 8th नंबर का पेपर 5 और ऐसे याद मत करो 7th और 8th करके नहीं, अब ऐसे याद करो कि जो जीएस पेपर 5 और 6 नंबर का है पहले इनके जगह ऑप्शनल हुआ करता था कि 2023 से अब ऑप्शनल को हटा दिया है। अब इस बार के अंतर्गत पे क्या है कि इसके जगह पे जो उत्तर प्रदेश का जीएस है उसके पेपर है इंक्लूड हो जाती है। मैं सबका पेपर टू पेपर में जो है सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले सिलेबस में अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन 2023 के मेंस के पेपरों को देख लो, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है। ठीक है, एक चीज़ में ध्यान रखना कि एग्जामिनर काफ़ी अच्छा है। यूपी पीएससी का सिलेबस मेन से इतना अच्छा है कि जो टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पर बात करी गई है इसी टॉपिकों के बेस से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन 100% पूछते हुए दिखाई देता है। आप सिलेबस को एक टेबल पर सिलेबस को भी प्रिंट करके रख लीजिए और साथ में इन पेपरों को भी देख लीजिए, साथ में कंपेरिजन करिए तो आप ऑटोमेटिक इसको समझते जाएंगे। ठीक है, न्यू बिगिनरों के लिए थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ है, आप कोई भी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, मैं सब कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा और आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दीजिएगा कि आपको किस प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है, किस प्रकार समझने में आसानी
परेशानी नहीं हो रही तो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक एक करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, कंटिन्यू मैं आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करूंगा एक वीडियो के अंतर्गत पर। अब जीएस के एक एक पेपर को ही लेके मैं बात करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और समझने में दिक्कत ना हो कि क्या चीज़ है क्या चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे टोटल यहाँ पे मेंस के अंतर्गत पर 8 पेपर होती है, जिनमें से 6 पेपर जीएस के और एक ऐसे राइटिंग का, और क्या होता है एक ग्रामेटिकल बेस, हिंदी ग्रामेटिकल बेस होता है। आज मैं बात करता हूँ ग्रामेटिकल बेस और ऐसे राइटिंग का कम टाइम के अंतर्गत पे। जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखो कि हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा 5 टॉपिक दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 के अंतर्गत पर। और इन 5 टॉपिकों, जैसे कि मैंने 2023 का पेपर मैंने देखा, मैंने डिस्कस भी किया है शॉर्टली रूप से, तो मैंने देखा कि जो ये सिलेबस दिए, इन्हीं सिलेबसों से आपके लिए क्वेश्चन पूछा, तो ये आपके लिए पढ़ने के लिए कितना आसान हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। आपको कोई रफली कंटेंट पढ़ना नहीं है। सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया था, दिए गए गद्य खंड का मतलब अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, मतलब एक गद्य दे दिया जाएगा आपको, जैसे बहुत सारा होगा, मतलब लगभग 10 15 20 25 लाइनों के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस जाते हैं इसमें 1 2 3 करके, और क्वेश्चनों का नंबर इसके अंतर्गत पे बटा होता है और उसका आंसर आपको अपने शब्दों के बेस में देना होता है, ठीक है। नंबर लेने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा हो गया संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा गद्यांश आपको दे दिया होगा यहाँ पर, मतलब 15-20 लाइन के बेस के अंतर्गत पे, तो इस गद्यांश का संक्षेपण मतलब सार, अपने शब्दों में उस गद्यांश को समझ के अपने शब्दों में लिखना है। देखिए कितना अच्छा है नंबर लेने के लिए। अब आप गद्यांश को समझ के तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि रफली लिख देना आपने कि ताकि एग्जामिनर चिड़चिड़ापन हो जाए, आपके मार्क्स से काट दें। यहाँ पर इतना हार्ड भी नहीं आता है, इतना ईजी भी नहीं रहता है, एक मीडियम बेस बना रहता है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे और सेकंड वाले पे, क्योंकि आप यूपीपीएससी दे रहे तो अब इतना ईजी देगा नहीं, या इतना वो चीज़ बेस लेवल देगा नहीं। अब हार्डली बेस में यूपीएससी की तो हम बात कर नहीं रहे, क्योंकि स्टेट पीएससी तो थोड़ा सा क्या देता है, ईजी दे देता है। लेकिन 2023 का जो मेंस पेपर था ना, इतना अच्छा पूछा गया था, सारा का सारा पेपर मैंने डिस्कस भी किया है, और जो कि सारे के सारे सिलेबस और सारे के सारे एक्यूरेट स्टैंडर्ड बुकों से और एनसीईआरटी से रिलेट किया हुआ था, ठीक है। उसके लिए अब कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वैसे तो मैंने वीडियो के साथ में प्रोवाइड किया था। अभी हम यहाँ पर अपने पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो बात करी गई थी ऐसे राइटिंग के लिए, तो बात हो, सॉरी, इसके अंतर्गत पे क्या बात हो गया था कि पहला तो हो गया आपका गद्यांशों से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखना, आपको सार लिखना था। तीसरा हो गया लेटर राइटिंग के लिए। देखिए जैसे कि बात क्या है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, या तो सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, एक टॉपिक इससे, या तार लेखन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कार्यालय आदेश से क्वेश्चन, या अधिसूचना से या परिपत्र से। देखिए एक टॉपिक यहाँ से बन रहा है, एक टॉपिक 2 ये हो गया, तीसरा टॉपिक ये हो गया, फोर्थ टॉपिक ये हो गया, फिफ्थ टॉपिक हो गया। 5 टॉपिकों के अंतर्गत से आपको 2 लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है 10-10 नंबर को। इस बार जो पूछा गया था 2023 का मेंस में, काफ़ी अच्छे, इतने ईजी पूछे गए थे। एक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एक कलेक्ट्रेट संबंधी, आप कलेक्टर हो तो या आप ये करेंगे, या एक शिक्षा अधिकारी हो तो आप किस प्रकार से काम करेंगे, ऐसे पूछा गया था उसमें क्वेश्चन। तो उनका लिखने के लिए बस आपके पास में तजुर्बा होगा और आसान शब्दों पर आप इसको भी लिख सकते थे। फिर उसके बाद में 4th नंबर के लिए जो बात करी गई थी कि अब ग्रामेटिकल बेस इंक्लूड कर दिया गया है, बस समझने के लिए आपको क्या करनी है। ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत तो 5 टॉपिक है, जो ये थी 4 टॉपिक है, इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया तो एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे एग्जामिनर ने बात करी गई थी। जो जैसे सबसे पहले मैंने देखा था पेपर वाले बेस में 2023 में, तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स से पूछा गया था, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए विलोम शब्द है, जिसको क्या कहा जाता है, एंटोनिम्स कहा जाता है। एंटोनिम्स से रिलेटिव यहाँ पर भी पूछा गया था। फिर उसके बाद में सी पार्ट था, इसी के अंतर्गत पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद में वर्तनी मिस्टेक हो गया, और लैंग्वेज शुद्धि करना, या लैंग्वेज जो सेंटेंस दिया गया होगा उसको शुद्धि रूप में अपने शब्दों में लिखने के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन है पूछे गए थे। शायद लगभग 5 के एवरेज के आसपास में पर से पूछा गया था। फिर उसके बाद में 5th नंबर का जो टॉपिक आ गया, तो यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे संबंधी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से आपको क्या करना था, उन लोकोक्ति तथा मुहावरे को सॉल्व करना था। देखिए आपके पास में टाइमिंग है 180 मिनट, 3 घंटे के अंतर्गत पे 180 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है। आपके पास में 5 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछी गई है, जिसके अंतर्गत अगर आप ग्रामेटिकल बेस की बात करें तो ग्रामेटिकल आप क्या कर सकते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट का आप आधे घंटे का टाइम दे दो, इतना भी आपका ग्रामेटिकल बेस में नहीं लगना है, क्योंकि आप जानते हैं अपने शब्दों में लिखना है, तो 30 मिनट आपको ये मान के चलिए। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम बच जाता है, जहाँ पर आप भी इसको टाइम देंगे गद्य को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद में सार लिखने के लिए, उसके बाद में जो लेटर राइटिंग होता है इनको करने के लिए,
तो जो हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी ग्रामेटिकल बेस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। 180 मिनट के अंतर्गत पे 150 नंबर का ये पेपर होता है। जब आप मेन से पेपर उठा के देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपके लिए कितना अच्छा पेपर है और सिलेबस बेस से एक्यूरेट एग्जामिनर आपके लिए पूछता है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने बता दिया कि 5 टॉपिक है, इन टॉपिकों से ही एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन पूछता है। आपको इसी को पढ़ना है और स्टैंडर्ड बुक लेके आपको क्या करनी है, इनको पढ़ना है, सॉल्व करना है, बस उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पर आपको मिस्टेक होता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे बात करेंगे। तो जब ऐसे राइटिंग का सेकंड चैप्टर चलता है तो ऐसे राइटिंग के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको कहा गया है एग्जामिनर के द्वारा कि ऐसे राइटिंग आपको या तो हिंदी लैंग्वेज में बात करेगा या अंग्रेजी या उर्दू में, 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में लिखना है। काफ़ी अच्छा है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक पार्ट बांटा गया। सबसे पहले एग्जामिनर के द्वारा ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटा गया, जिसके अंतर्गत पर आपको क्या करना है कि पर पार्ट से एक ऐसे राइटिंग लिखना है 50-50 नंबर का, 50-50 मार्क्स का आपको यहाँ पर पूछना है, जिसमें टॉपिकों के अंतर्गत पर ऐसे राइटिंग आपको 700 वर्डों के एवरेज के आसपास में लिखना है, या 500 भी पूछ लेगा, 600 कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। तो खासतौर पर मान के चलो, जैसे इसने बात करी कि 700 एवरेज है, तो आपके पास में 3 घंटे का टाइम है और 3 घंटे के अंतर्गत पे 180 मिनट का, मतलब 60 मिनट के अंतर्गत पर आपको 700 शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस अभी से बना के रखना है यदि आप न्यू बिगिनर है। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश पीएससी बेस के अंतर्गत पे, मेन से के अंतर्गत पे जो भी सिलेबस की बात की तो पॉइंट टू पॉइंट बात का गया और पॉइंट टू पॉइंट भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मैं एक चीज़ बता देता हूं कि आपको अब ऐसे राइटिंग के लिए अब आप कन्फ्यूजन होंगे, न्यू बिगिनर है, कि क्या यूपीपीएससी में, क्या यूपीएससी के तर्जे में ही ऐसे राइटिंग के लिए बहुत सारा पैटर्न नहीं दिया है या क्या चीज़ है, क्या पूछेगा। तो ऐसा नहीं, पार्ट ए के अंतर्गत पे 3 टॉपिक दिए गए हैं, वे बी सी। ठीक है ना। पार्ट ए के अंतर्गत पे जैसे पहला टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, दूसरा टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा टॉपिक हो गया राजनीतिक क्षेत्र। एक्यूरेट इन टॉपिकों से एक ऐसे राइटिंग पूछा गया होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा होगा, एक क्वेश्चन पार्ट ए के अंतर्गत पर आपको जैसे दिया होगा, पार्ट ए के अंतर्गत पे 3 ऐसे दिया होगा, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन लिखे होंगे, यहाँ पर आगे आगे क्वेश्चन लिखा होगा। आपको एक साहित्य और संस्कृति क्षेत्र से संबंधित दिखेगा, एक सामाजिक क्षेत्र से दिखेगा, एक राजनीतिक क्षेत्र से आपको लिखने को दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आप लिख सकते हैं 700 वर्ड के एवरेज के आसपास में, तो इसमें से एक सेलेक्ट करके आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना एक्यूरेट है। आपको इस बेस के अंतर्गत पर प्रिपरेशन करनी है कि क्या चीज़ें एग्जामिनर के द्वारा पूछी गई है, क्या ऐसी राइटिंग, उसको करंट के साथ में रिलेट करते हुए हमेशा आपको टॉपिकों के ऐसे पढ़ने, ठीक है ना, और लिखने की प्रैक्टिस बना के रखना है। यूपीएससी और यूपीपीएससी का मेन टारगेट है, यहाँ पर यूपीएससी क्या कहता है कि लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका आराम से मेन से क्वालिफाई हो जाता है। पार्ट बी के अंतर्गत पर बात कर लेते हैं। जैसे पार्ट बी के अंतर्गत पर भी 3 ऐसे, सबसे पहले यहाँ पर हो गया साइंस बेस से हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, और प्रौद्योगिकी बेस के अंतर्गत पर एक टॉपिक यहाँ से पूछेगा, एक दूसरा आर्थिक क्षेत्र से हो गया, तीसरा हो गया कृषि उद्योग एवं व्यापार संबंधित। 3 टॉपिकों होगी। यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक ऐसे जो आपको अच्छा लगता है, अगर इस बेस से जहाँ से क्वेश्चन पूछे तो उसको 700 वर्डों के एवरेज के आसपास में आपको लिखना है। जितना वर्ड लिमिट एग्जामिनर के द्वारा कहा गया उसी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। फिर पार्ट सी के अंतर्गत पे जब आते हैं तो पार्ट सी के अंतर्गत पे 3 टॉपिक है, यहाँ पर भी है। इनमें से भी जैसे पहला टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाएं हो जाती हैं करंट बेस में। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी हो गया, भू संवेदन, भूकंप संबंधी, अर्थक्वेक संबंधी हो गया, बाढ़ संबंधी हो गया, सूखा एटसेट्रा। कुछ इसमें मतलब इन्वायरमेंटली भी इसको रिलेट कर लेता है एग्जामिनर, थोड़ा सा एटसेट्रा आदि कह रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एक राइटिंग, ऐसे राइटिंग यहाँ से पूछा जाता है। 3rd नंबर का है राष्ट्रीय विकास संचार एवं राष्ट्रीय विकास संरचना एवं संरचना संबंधी, मतलब राष्ट्रीय विकास संरचना संबंधी जो है एवं उसकी जो संरचना संबंधी, इससे एक ऐसे राइटिंग पूछेगा तो पूछेगा। एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से ऐसे पूछ लेता है। और आपको क्या करना है, इनमें से पार्ट ए से एक ऐसे लिखनी है, पार्ट बी से एक ऐसे लिखना है और पार्ट सी से भी एक ऐसे लिखना है। इन्हीं टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए, करंट को साथ में रिलेट करते हुए आपको अब लिखने का मैं तजुर्बा बता देता हूँ। आपको मिलता है 180 मिनट 3 घंटा। ठीक है, 60 मिनट इसको दे दो, 60 मिनट इसको दे दो, 60 मिनट इसको दे दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप 55 मिनट इसको दे दो, 55 मिनट इसको दे दो, 55 मिनट इसको दे दो, ताकि जो आपके पास में 10-15 मिनट का अगर टाइम मिलता है तो आप रिवाइज कर सको कि आपने क्या लिखा है या क्या चीज़ें नहीं है। नहीं तो आप क्या है कि बस थोड़ा सा जो 5 मिनट का टाइम मिलता है तो उसको समझने में, उस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम दे दो, या थोड़ा सा कहीं पर आप रफली वर्क कर रहे हो तो लास्ट पेज के अंतर्गत तो उनमें स्ट्रक्चर उसका कैसे लिखना है, हमें क्या है पॉइंट उनको लिखने में टाइम दे दो। ठीक है,
आप मैनेज कर सकते हैं, आपके लिखने का तजुर्बा है, आप किस रूप से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेंस लिखना इंपॉर्टेंटली रूप से एक प्रकार से आर्ट्स है। आप अपने शब्दों में उसको कैसे परिभाषित करो, आप उसको टाइमिंग को कैसे मैनेज करो, या कोई बोलता है कि आप ऐसे लिखो या आप ऐसे टाइमिंग बनाओ, तो ये थोड़ा सा रफली हो जाता है। ये टाइम टेबल बेस्ड तो मैंने अपने शब्दों में कहा कि जो हम बनाते हुए चलते हैं, तो हमारा तो तजुर्बा ऐसा होता है। एटसेट्रा जो और अदर एस्पिरेंट है, न्यू बिगनर है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, तो वो अलग अलग तजुर्बे को लेते हुए चल रहे होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो आपको एक कंफर्ट जोन लेके चलता है या कंफर्ट जोन के अंतर्गत पर आपको लिखने का तजुर्बा देता है, तो आपको उसी बेस के अंतर्गत पे टाइमिंग को मैनेज करनी है। ठीक है ना, वैसे तो समझ गए होंगे यूपीपीएससी बेस के अंतर्गत पे मेंस के लिए नॉर्मल जो जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग है 150 नंबर का जो पेपर होता है, तो इसका सिलेबस बेस कैसे बांटा गया यूपीपीएससी के द्वारा सॉलिड रूप से हमने डिस्कस कर लिया। फिर ऐसे राइटिंग का क्या चीज़ है, कैसे आपको लिखनी है, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और काफ़ी शॉर्टली न्यू बिगनरों को समझने में मददगार साबित होगा। और यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में मैं जीएस पेपर फर्स्ट के बात करूंगा। मैं कंपलसरी सारे जीएस पेपरों को तोड़ तोड़ के आपके लिए सॉलिडली डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे मिलूंगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।